हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज हम बात करने वाले हैं यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इस सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन और जो आपका डेफिनेशन सेक्शन है दैट इज योर सेक्शन 4, उसकी बात करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेशन का क्या नाम है? लेजिस्लेशन का नाम है यूपी रेवेन्यू कोड 2006। वैसे तो इस एक्ट मतलब इस कोड को जो है एसेंट आपका 29 नवंबर 2012 में ही मिल गया था, लेकिन इसके कुछ सेक्शंस को 18 दिसंबर 2015 में इन्फोर्स कर दिया गया था और जो बाकी की बची हुई लेजिस्लेशन थी वो आपकी 11 फरवरी 2016 से जो है इन्फोर्स की गई थी। इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, देखिए किसी भी एक्ट का कोड का हम जो पढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्टिव होना हमें पता बहुत जरूरी है। क्यों क्यों जरूरत पड़ी? इससे पहले भी तो काम चल रहा था, क्यों लेकर आए हम इस लेजिस्लेशन को? तो ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू, जो पहले जो मेजर लॉज थे जो कि रिवेन्यू का मैटर संभालते थे यूपी में, दैट वर यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 और एक ब्रिटिशर्स की एक्ट थी यूपी लैंड रिवेन्यू एक्ट 1901। आगे नई जनरेशन के साथ बढ़ते समय के साथ ये जो आपके लेजिस्लेशंस हैं ये इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट रह नहीं पा रहे थे बदलती ज़रूरतों के हिसाब से, इसीलिए चीज़ों को ज़्यादा इजीली अमेंड करना, बदलाव लाने के लिए ये कोड लाया गया। सारे नए प्रोसीजर्स को सिंपली जो है लॉज के साथ हम रिलेट कर सके, कैसे काम होता है उसको अच्छे से चला सके। और कोर्ट के पास जब भी हम किसी भी तरीके की अपनी मुसीबत को लेकर जाएं या हम कोई भी मैटर लेके जाएं तो कोर्ट भी उसकी इजीली डिस्पोजल कर पाए। इसीलिए हमें ज़रूरत थी कि हम यूपी रेवेन्यू कोड 2006 लेकर आए। ठीक है, चलिए। आपका सेक्शन 1 बात करता है यही आपके कमेंसमेंट और एक्सटेंट वगैरह के बारे में। एक्ट का नाम क्या है ये भी हमने देख लिया, कमेंस कब हुई थी ये भी हमने देख लिया है। और जब यूपी यानी कि एक स्टेट लॉ है तो पूरे स्टेट के ऊपर ये लागू होता है। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहली जो हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं दैट इज योर सेक्शन 4(1), जिसमें हमें बताया गया है आबादी के बारे में। आबादी क्या है? जहां पर भी गांव के लोग अपना रेसिडेंस बनाते हैं। देखो गांव में सब एरिया, एक एरिया होता है जिसमें सबके घर होते हैं और एक तरफ सबके खेत होते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। तो जहाँ पर लोगों के घर होते हैं, ठीक है, जो उनका रेसिडेंस है जहाँ पे वो अपना पालन पोषण करते हैं, उनके उन्होंने पेड़ लगा रखे हैं, उनके कुएं हैं, ये सब क्या है हमारा? ये हमारी आबादी होती है। आबादी की ज़मीन कौन सी ज़मीन है आपकी? जहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों के घरों की जो ज़मीन होती है उसे आबादी की ज़मीन कहते हैं। और जो घर होते हैं लोगों के जहाँ लोग रह रहे हैं गाँव में, उसे विलेज आबादी या गाँव आबादी कहा जाता है। जब भी हम इस लेजिस्लेशन में एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो हम सिर्फ जो है ज़मीन में फसल बोना काटना इसकी बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ खेती ही इसमें आएगी। यहाँ पर आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, पिसीकल्चर, फ्लावर फार्मिंग, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब भी आपके एग्रीकल्चर के एम्बिट के अंदर ही आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे एग्रीकल्चरल लेबरर कौन से होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मैनुअल लेबर करके किसी भी खेत में या किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड पे, देखो ध्यान रखना यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बोल रहा है, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करता है तो वो आपका एग्रीकल्चरल लेबरर हो गया। जब हम बैंक पढ़ेंगे तो हमें ये समझना है कि बैंक का मतलब वही है जो कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ मनी लैंडिंग एक्ट 1976 में है। वही बेसिकली एक बैंक का प्राइमरी काम क्या होता है? आपको पैसे देना और पैसे बोरो करना। लेंडिंग एंड बोरोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ ए बैंक। ठीक है। भूमि प्रबंधक समिति सेक्शन 4(5) में डिफाइन करी गई है। इसको डिटेल में हम सेक्शन 28A में भी देखेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर भी बताई गई है। यहाँ पर ये एक्ट का क्या मतलब है? जब भी आपकी जो भूमि है, आपका जो लैंड है, उसके सारे लेखा जोखा रखना एक जगह पर, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, सब कुछ ये एक समिति करती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी भूमि प्रबंधक समिति। डिटेल में आगे आपको और प्रोविजंस आएंगे इससे रिलेटेड, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। जब भी हम बोर्ड वर्ड पढ़ेंगे तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें बोर्ड ऑफ रिवेन्यू जो कि सेक्शन 7 के अंदर बनेगा, हमें बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की बात करनी है। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू क्यों? क्योंकि देखो एक तो रिवेन्यू का लेजिस्लेशन है, ठीक है, और इस एक्ट का बेसिक पूरा काम ही ये है कि रिवेन्यू के मैटर्स को कलेक्ट करना। टैक्स पे कैसे हो रहा है, किस पे एग्रीकल्चरल लैंड पे टैक्स लगना है, कहाँ नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, क्या होगा, ये सारी की चीज़ें जो है आपका बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ही डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बोर्ड ऑफ रिवेन्यू होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपका रिवेन्यू ऑफिसर्स होंगे। आगे हम 4 सब क्लॉज 15 एंड 16 में डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के अंदर आते हैं और कौन जो है आपके रिवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं।
ठीक है। सेक्शन 4(7) में हमें बताया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के बारे में। कोई भी ऐसी स्टैब्लिशमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन जिसका ये एक मेन पर्पस है या जिसका बेसिक काम यही है कि वो चैरिटी के पर्पस के लिए पैसे देंगे, वो आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। आई होप यहाँ तक बात। 4(9) में हमें बताया है कंसोलिडेटेड गांव फंड। कंसोलिडेटेड गांव फंड हमारा सेक्शन 69 में भी डिटेल में बताया गया है। ये वो फंड होता है जो कि पंचायत के पास आता है और उसी से गांव के जो भी डेवलपमेंट होनी है, सड़क बननी है, स्ट्रीट लाइट लगनी है, नल ठीक होने हैं, स्कूल का मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ें जो है आपके गांव के कंसोलिडेटेड फंड से होती हैं। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 4(11) में ग्रोव लैंड, यानी कि जिसको हम आम भाषा में बाग कहते हैं, जहाँ पे प्लांट्स को जो है इस तरीके से लगाया जाता है कि बाद में वो पूरे एरिया में आप देखो तो खेत जो है वो पेड़ ही पेड़ होते हैं और वो फल वगैरह हमें देते हैं। सेब के बाग होते हैं, आम के बाग होते हैं, ये सारी चीज़ें। बस इसका ध्यान रखना है, यहाँ पर पपाया एंड बनाना प्लांट्स आपके नहीं होने चाहिए, वो इसमें नहीं होते। बाकी के सारे जो है आपके पेड़, वो सब जो है आपके बाकी कैटेगरी में आ जाएंगे। होल्डिंग वो क्या होती है? होल्डिंग एक लैंड की होती है। सपोज करो मैंने अपना खेत जो है, मैं गांव में रहती नहीं हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, मैंने लगान पर दिया हुआ है कि आप मेरे खेत में खेती करो और मैं आपसे साल में एक बार पैसे ले लूँगी। ठीक है। तो जब भी किसी लैंड को किसी लिए टेन्योर, किसी भी एक टेन्योर के लिए 1 साल के लिए होता है यूजली, लीज पर दिया है या एंगेजमेंट में किसी और को दिया है मैंने, उसको हम होल्डिंग कहेंगे। लैंड क्या होता है? अगर हम ओवरऑल पूरे लेजिस्लेशन में देखें तो कोई भी लैंड जिसपे एग्रीकल्चर करी जा रही होगी, ठीक है। अब उसमें याद रखना है एग्रीकल्चर में आपकी सारी हॉर्टिकल्चर, मिनिमल हस्बेंड्री वगैरह सब आएगी उसके अंदर, ठीक है। वो करी जा रही हो तो वहाँ पे हम उसको लैंड ही कहेंगे। लेकिन चैप्टर 7, 8, 80 सेक्शन 81 एंड 136 सेक्शन के अंदर लैंड की डेफिनेशन ये नहीं होगी कि एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगा। यहाँ पे आबादी और अलग तरीके की भी हम बात करी जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी लैंड का ओनर है, ठीक है, तो वो उसका लैंड होल्डर हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, लैंड जिसकी है वो उसका लैंड होल्डर हो जाता है। रिवेन्यू कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ये ना मैंने आगे टेबल बना रखा है आपके लिए, वहां समझना ज़्यादा आसान रहेगा। ये रही, ये लोग हैं जो आपके रिवेन्यू कोड की कैटेगरी में आते हैं। और इनमें से कुछ लोग आपके जो हैं रिवेन्यू ऑफिसर्स भी होते हैं, कुछ वेरिएशंस भी हैं। देखिए यहाँ पे रिवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं होता है, ठीक है। आपका रिवेन्यू इंस्पेक्टर यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता है। ये मेजर डिफरेंस है बस एक। बाकी के ये सभी लोग आपके रिवेन्यू कोर्ट में भी यही लोग बैठते हैं, रिवेन्यू ऑफिसर्स भी यही होते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये 10th सेमेस्टर में आता है, जिसकी क्लासेस हम एंड ऑफ फेब्रुवरी में स्टार्ट करेंगे। आपको अगर ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं, जिसमें हम पूरा सेमेस्टर के बारे में पढ़ाएंगे। और अगर आपको सिर्फ यूपी रिवेन्यू कोड की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह सब उसके साथ मिल जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए, सब डिविजनल ऑफिसर कौन होता है? असिस्टेंट कलेक्टर, जो भी एक तहसील का एक असिस्टेंट कलेक्टर होगा वो आपका सब डिविजनल ऑफिसर होता है। देखिए, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक होता है। ऐसे ही हमारा एग्रीकल्चरल ईयर स्टार्ट होता है आपका 1 जुलाई से। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक आपका एक एग्रीकल्चरल ईयर होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखने जाएंगे मिंजुमलो नंबर। मिंजुमलो नंबर क्या होता है? देखिए, सपोज करो ये एक खेत है, 1 बीघे ज़मीन है ये। अब ना 2 भाई हैं, उन्होंने दोनों ने यहाँ पे सड़क जा रही है, ठीक है, और ये खेत है। दोनों भाइयों ने क्या करा? खेत बांट लिया, आधा आधा कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने वहाँ पे अगर हम देखें तो तहसील में भी नाम चढ़ गए कि ये हिस्सा इस भाई का है, ये बी भाई का है, ये एक भाई का है, ये बी भाई का है,
ये इन्होंने तय कर लिया। लेकिन जब और दोनों ही खेतों में फसल की जा रही है, ठीक है। सपोज करो गेहूं का समय है, गेहूं की फसल होनी, गेहूं की फसल दोनों खेतों में बोई हुई है। जब आप सामने से आंखों से देखोगे सड़क पे खड़े होकर खेत, तो क्या आपको ये एक जैसा नहीं लगेगा? ऑब्वियसली आपको ये एक जैसा दिखेगा। देयर विल बी नो डिफरेंस। तो मिंजूमलो नंबर यही होता है, ये एक सज्र नंबर होता है जो कि एक फील्ड को दिया जाता है। ऐसी फील्ड जिसको थेरेटिकली तो बांट दिया गया है, पार्टीशन हो गया है, दोनों भाइयों में बांट दी गई है, लेकिन जब आप फिजिकली खेत में खड़े होकर उस जमीन को देखोगे तो आपको वहां पर डिफरेंस नहीं दिखेगा। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो।